सरिता अपनी नातिन आकांक्षा और अपने बेटे रवि के साथ रहा करती थी। माँ, ना जाने दीदी को गुजरे कितने दिन हो गए और आप आज तक इसे घर में लेकर बैठी हुई हैं। मैं तो कहता हूँ कोई भी लड़का देखकर इसकी जल्द से जल्द शादी करवा दो। मेरे ऊपर पहले से ही बहुत बोझ है, अब मैं और इसका बोझ नहीं उठा सकता। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों बोलता है? ये तेरी भी तो भांजी है। अगर ये बेचारी 2 वक्त का खाना खा ही लेती है तो इसमें तेरा क्या घट जाता है? माँ, मेरे ऊपर पहले से ही पारुल और आस्था की जिम्मेदारियाँ हैं। मैं अब और किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। इतना कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। नानी, मेरे यहाँ रहने से रवि मामा को बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बेटा, तू ऐसी बातें मत किया कर। अरे वो तो पागल है, ऐसे ही बोलता रहता है। पर तू ये सारी बातें दिल पर मत लेना। अगले दिन सुबह का वक्त होता है, तभी पारुल नाश्ता लगा रही थी। आस्था, रवि, माँ, आ जाओ, नाश्ता लग गया है। आकांक्षा बेटा, तू भी चल चल नाश्ता कर ले। बुरा मत मानना माँ, पर मैं इसे कब तक घर में बिठा कर खिलाती रहूँगी? कल रवि ने तो आपसे कह ही दिया होगा ना। अच्छा, तो तूने ही रवि से ये सारी उल्टी सीधी बातें की थी। इसमें उल्टी सीधी बात क्या है? जो सच है मैं वही बोलती हूँ। अगर आपको इसकी इतनी ही चिंता है तो आप भी इसके साथ हमारे घर से चली जाइए। गुस्से में झुंझलाकर पारुल सरिता को जवाब देकर चली जाती है। शाम का समय हो जाता है और सरिता रवि से बात करने जाती है। सरिता अपनी बहू पारुल की सारी बातें रवि को बताती है। हाँ तो माँ, उसने गलत ही क्या कहा? अगर आपको इसकी इतनी ही चिंता है तो आप भी इसके साथ ही चली जाइए ना। मैंने तो पहले ही हाथ उठा दिया है, अब मुझसे और कुछ नहीं हो सकता। अपने बेटे रवि की बात सुनने के बाद उसे एहसास होता है कि अब उसका इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। सुबह होते ही सरिता अपनी नातिन आकांक्षा को लेकर घर से निकल जाती है। नानी, पर हम कहाँ जाएंगे? तुझे अपनी नानी पर भरोसा तो है ना बेटी? मैं तुझे कहीं अच्छी जगह लेकर ही जाऊंगी। उन दोनों को घर से निकले काफ़ी देर हो गई थी, पर उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से सरिता को चक्कर आ जाते हैं और वह वहीं सड़क पर गिर जाती है। जानवी सरिता को सड़क पर गिरा हुआ देखकर आकांक्षा और सरिता दोनों को घर ले आती है। जानवी के काले रंग रूप के कारण उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। वो अपने घर में अकेली ही रहा करती। अरे जानवी बेटा, तू तो पहले से ही इतनी परेशान है। तू मेरा और इस नन्ही सी बच्ची का बोझ कैसे उठाएगी? हमें जाने दे, हम अपना कुछ देख लेंगे। अरे अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हो? आप लोग मुझ पर बोझ नहीं हो, बल्कि भगवान तो कहते हैं अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करें तो हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। इसी तरह से सरिता और आकांक्षा जानवी के घर में जानवी के साथ रहने लगते हैं। जानवी का प्याज पराठों का बिजनेस था। वो प्याज के पराठे बनाती और उन्हें बाज़ार में बेचती। बेटा, क्या मैं भी तेरी मदद करूं? अरे नहीं नहीं माँ, मैं आपसे भला क्या मदद लूँगी? आप आराम करिए, मैं अपने सारे काम कर लूँगी। बेटा, एक बार मुझे मौका तो दे। सरिता के बनाए हुए प्याज पराठों को जानवी बाज़ार में लेकर जाती है। अभी 5 मिनट भी ना हुए थे कि जानवी के सारे पराठे बिक जाते हैं। पराठे तो ख़त्म हो गए थे, पर भीड़ अभी भी वहीं पर इकट्ठी थी। मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, अभी तो सारे पराठे ख़त्म हो गए हैं। मैं कल और ज़्यादा पराठे आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी।
अरे हाँ हाँ जानवी बहन, आपके पराठे तो मज़ेदार होते ही हैं, पर आज जो पराठे आप लेकर आई थी वो पराठों में तो बात ही कुछ और थी। अरे हाँ हाँ, आज बहुत अच्छे पराठे थे। जानवी घर जाती है और सरिता को सारी बात बताती है। सरिता और आकांक्षा तारीफ़ें सुनकर तो खुश होते हैं और अपने खुद के पराठों का बिजनेस शुरू करते हैं, जिसमें जानवी और सरिता मिलकर एक बड़ा सा ढाबा खोलते हैं और उसमें प्याज के पराठे बेचते हैं। देखते ही देखते उनका ढाबा इतना चलने लगता है कि कुछ महीनों में ही वो बहुत पैसे कमा लेते हैं। बेटा, तूने मेरे लिए जो भी किया है मैं उसका एहसान तुम्हें कैसे चुकाऊं? अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने जो भी कुछ किया है वो आपकी खुद की मेहनत है। अरे फैसल के अब्बा, फैसल को फ़ोन तो लगाइए, इतने दिन हो गए, कोई खैरियत हाल चाल नहीं मिला। मैं सुबह से 2 बार लगा चुका हूँ आमिना, पर एक बार भी कोई जवाब नहीं मिला। अरे तो फिर से लगाइए ना, हो सकता है उसके नेटवर्क में कोई दिक्कत आ गई होगी, वो वैसे भी इतनी दूर विदेश गया है। ठीक है आमिना, मैं फिर से लगा कर देखता हूँ। फैसल आमिना और इकबाल का इकलौता बेटा था, जो 4 साल पहले पीएचडी की डिग्री लेने के लिए लंदन गया था। कुछ सालों तक तो वो अपने माँ बाप के कांटेक्ट में रहा, पर पिछले कुछ हफ्तों से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। अब लंदन में। फैसल, तुम्हारे घर से इतनी बार कॉल्स आए हैं, तुम अपने माँ बाप से बात क्यों नहीं करते? प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैंने अम्मी अब्बू को बताए बिना ही शादी कर ली है। मुझे ये डर है कि कहीं उन्हें ये बात पता चली और उन्होंने हमारी शादी को कबूल नहीं किया तो क्या होगा प्रिया? फैसल, मुझे लगता है कि आपको अपने अम्मी अब्बू से बात कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि आप और मैं जैसा सोच रहे हों वैसा ना हो। पर प्रिया, तुम्हारे मम्मी पापा ने तो। हाँ मैं जानती हूँ, वो अभी थोड़े नाराज़ हैं। वो थोड़ी ही दिनों में हमारे प्यार को समझ जाएंगे और हमें कबूल कर लेंगे। तो तुम ही बताओ प्रिया, मुझे अब क्या करना चाहिए? हम ऐसा करते हैं, कल सुबह की फ्लाइट पकड़ के अम्मी अब्बू के पास चलते हैं। अगले दिन सुबह की फ्लाइट से वो दोनों इंग्लैंड से इंडिया आ जाते हैं। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? जैसे ही आमिना दरवाजा खोलती है, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। फैसल, तू कहाँ था बेटा? मैंने तेरे अब्बा से कितने फ़ोन करवाए, पर तेरी तो कोई खबर ही नहीं मिली। इतना कहते कहते आमिना की नज़र प्रिया पर पड़ती है। और तेरे साथ ये लड़की कौन है? अम्मी जान, ये प्रिया है। ओ अच्छा अच्छा, तेरी दोस्त प्रिया? नहीं अम्मी जान, ये मेरी बीवी प्रिया है। क्या? फैसल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और हमसे पूछा तक नहीं? वो अब्बू जान, मैं तो। अच्छा अच्छा, आप भी ना। फैसल, तू अंदर तो आ, इतने दिनों बाद आया है, अंदर बैठकर बात करते हैं। बेटा, हमें तेरी शादी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर तू खुश है तो इसी में हमारी खुशी है। बस लोगों का डर रहता है मुझे, पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ हमारे बच्चों की खुशी वहीं हमारी खुशी। फैसल की माँ की ये बात सुनकर फैसल बहुत खुश होता है, पर प्रिया थोड़ा सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, एक बात तो मैंने सोची ही नहीं। ये तो एक मुस्लिम परिवार है और यहाँ तो सभी नॉनवेज खाते होंगे। मैं क्या खाऊंगी? अगली सुबह। फैसल, प्रिया, बेटे खाना तैयार हो गया है, आ जाओ, आके खा लो। अम्मी, आपने क्यों तकलीफ़ की? आप प्रिया को बोल देती, वो भी आपकी मदद कर देती। अरे बेटा, अभी तो तुम लोग नए नए आए हो, मैं उस बेचारी को कैसे तकलीफ़ दे सकती थी?
हे भगवान, अगर कोई नॉनवेज डिश होगी तो मैं तो देखते ही उल्टी कर दूंगी। मैं कैसे खाना खाऊंगी? बेटा प्रिया, आ जाओ, नाश्ता लग गया है। जी माँ, आती हूँ। जैसे ही प्रिया खाने की मेज की तरफ जाती है, वहाँ देखती है कि वहाँ तो कोई नॉनवेज डिश थी ही नहीं, बल्कि सारी की सारी वेजिटेरियन डिशेस थीं और साथ ही इंग्लिश क्यूजीन्स भी थे। माँ, आपने कोई नॉन वेजिटेरियन डिश नहीं बनाई? नहीं बेटा, यहाँ मैं और फैसल नॉन वेज नहीं खाते, और हाँ, हमारे अब्बू खाते हैं, पर आज उन्होंने मुझे मना किया। मुझसे कहा कि शायद प्रिया नहीं खाती होगी, इसलिए तुम सारे के सारे वेजिटेरियन डिशेस बनाओ। क्या हुआ प्रिया, तुम इतना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं फैसल, मेरी वजह से माँ जी को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। उन्हें इतने सारे खाने मेरी मनपसंद के बनाने पड़े। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मैं एडजस्ट करूँ। नहीं प्रिया, वो उनका प्यार है, वो सबके लिए ऐसे ही फिक्र करती हैं, खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करती हैं। और हाँ, ये कोई बुरी बात नहीं, सब लोग अलग अलग होते हैं। तुम नहीं खाती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फैसल, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ प्रिया, बोलो। मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। हाँ प्रिया, मैं समझ सकता हूँ। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम उन्हें कॉल करके देखो। माँ बाप चाहे अपने बच्चों से कितने ही नाराज़ क्यों ना हो, पर वो अपने बच्चों का कभी गलत नहीं सोचते। हेलो मम्मी, तूने यहाँ क्यों फ़ोन किया है? हमें तुझसे कोई मतलब नहीं। और हाँ, थोड़े दिनों में ही हमारी याद आ गई। मैं तो पहले ही जानती थी। कितना अच्छा रिश्ता था ये रमेश का। एक तो इंजीनियर, ऊपर से 1 लाख महीने की तनख्वाह, और तुझे मिला भी तो एक मुसलमान। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ और यहाँ के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखा हुआ है। धीरे धीरे प्रिया अपनी सारी कहानी कह सुनाती है। और माँ, मुझे फैसल ने ही आपको फ़ोन करने के लिए कहा था। ओ बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने भी न जाने गुस्से में क्या क्या कह दिया। देख, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तेरे बाबा मानेंगे तब ना। माँ, एक काम करते हैं, आप बाबा को कैसे भी यहाँ दावत पर बुलाकर ले आइए। प्रिया की माँ प्रिया के पिताजी को जैसे तैसे मनाती है और वहाँ ले जाती है। वहाँ पहुँचते ही प्रिया के पिता की नज़र वेद और कुरान पर पड़ती है, जो कि एक साथ रखे थे। और तो और, खाने की मेज़ पर एक भी नॉन वेजिटेरियन डिश नहीं थी। साथ ही साथ प्रिया के प्रति उसके सास, ससुर और पति का नर्म व्यवहार देखकर मोहन संतुष्ट हो जाता है कि उसकी बेटी एक बहुत अच्छे परिवार में रह रही है। मोहन भी दिल का बहुत साफ था, बस उसे अपनी बेटी की परवाह थी, इस वजह से वो थोड़ा चिंतित था। पर अब उसे अपनी बेटी को बहुत खुश देखकर उसे भी बेहद खुशी हो रही थी। बेटा, आप दोनों की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो मोहन भाई, क्या कहते हैं, क्यों ना हम इनकी शादी और धूमधाम से करें? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं इमरान भाई, चलिए तैयारी करते हैं। और हाँ नीता, इस बार मेरे मीठा खाने पर कोई रोक टोक नहीं चलेगी। अरे आप भी ना। वैदेही, ओ वैदेही, सुनती हो? कल हमारा बेटा निखिल आ रहा है। चलो, भगवान का तो लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा निखिल सही सलामत घर वापस आ रहा है। मैं तो उसकी पसंद के 10 तरह के पकवान बनाऊंगी। अरे हाँ हाँ, पकवान तो तुम बना लेना, अभी हमें बहुत सारे और भी काम हैं। निखिल के ऑस्ट्रेलिया से वापस आने पर उसकी माँ वैदेही और उसके पिता राजीव खुशी से पागल हो रहे थे। उन दोनों के लिए तो मानो इंतजार की घड़ी बहुत लंबी हो गई थी। दिन गुजरते गुजरते एक दिन आ ही गया जिस दिन उन्हें अपने बेटे से मिलना था। वैदेही रसोई में खाना पका रही थी।
तभी घर की घंटी बजती है। अरे निखिल के पापा, सुनते हो? लगता है निखिल आ गया। अरे हाँ हाँ, खोलता हूँ। अरे अरे बेटा निखिल, कितने दिन हो गए तेरा चेहरा देखे। अरे मेरा निखिल, मेरा प्यारा सा बच्चा, अरे तू तो कितना दुबला हो गया है। अब तू खान पान पे ध्यान दे, तभी तो मैं तो कितना कहती रहती थी कि खाने पीने पर ध्यान दे। वैसे ये कौन है? नमस्ते मॉम जी। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। निखिल, ये तो विदेशी लगती है, तू इसे यहाँ क्यों लेकर आया है? वो मॉम, मैं तो आपको इसके बारे में बताना ही भूल गया। माँ, ये क्लो है, मेरी गर्लफ्रेंड, जिससे मैंने 1 महीने पहले ही शादी की है। शादी? हे भगवान, वो भी इससे? निखिल, तुझे जरा भी दया नहीं आई अपने माँ बाप के ऊपर? ये लड़की हमारे संस्कारों के बारे में क्या ही जानती होगी। मॉम, मैं सब जानती हूँ। हाँ, क्लो बिल्कुल सही कह रही है, वो सब जानती है हमारे बारे में। वो हमारे कल्चर और हमारे फैमिली बैकग्राउंड सबसे फैमिलियर है। हे भगवान, तू भी इसके साथ रह रहकर अंग्रेजी छाटना सीख गया। मॉम, तो इसमें बुराई ही क्या है? तूने इसका नाम क्या बताया मुझे? मॉम, मेरा नाम क्लो है। क्या? काची? कल्लो? अब ये कल्लो नाम ऑस्ट्रेलिया में भी होने लगा भला। ओहो मॉम, क्लो, कल्लो नहीं क्लो। निखिल, let her call anything she wants। हे मेरे भगवान, तुझे जरा सी भी हिंदी आती है कि खाली अंग्रेजी में ही बतियाती है? अरे मॉम जी, आप परेशान क्यों होती हो? मुझे बहुत अच्छी हिंदी आती है। हाँ हाँ, तेरे बात करने के तरीके से ही पता चल रहा है तुझे कितनी अच्छी हिंदी आती है। मॉम, मैं और क्लो कमरे में जा रहे हैं। आज हम खाना नहीं खाएंगे, खाना हम खा कर आए हैं। इतना कहकर निखिल क्लो को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। सुबह के 6 बज रहे थे, घर में सभी सो रहे थे। अरे क्या हो रहा है? कौन गिर गया किचन में? लगता है कोई बिल्ली घुस गई है, मुझे जाकर देखना होगा। हे भगवान, तू यहाँ क्या कर रही है इतनी सुबह सुबह? मॉम जी, मैं आपके लिए फूड बना रही हूँ। खाना मेरे लिए? अरे नहीं नहीं, रहने दे, मैं अकेले वो खाना नहीं खाऊंगी। पता नहीं तो उसमें क्या क्या मिला देगी, मैं नहीं खाऊंगी। अरे मॉम जी, हम ऑस्ट्रेलिया में कुछ मिलाकर नहीं खाते। क्या आप मुझे बता देगी कि कहाँ पर सारे सामान रखे हुए हैं? मैं आज आप सभी के लिए पहली रसोई बनाना चाहती हूँ। मुझे निखिल ने सब बता दिया है कि इंडिया में जो शादी करके कपल आते हैं वो पहली रसोई बनाते हैं और अपने इन लॉज को खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, चल सारे सामान वहाँ रखे हैं। हाँ, यहाँ तो बहुत सारे सामान नहीं है। आई वॉन्ट मोर। मोर? मोर क्यों चाहिए? नहीं नहीं, हम मोर वोर नहीं खाते। अरे मॉम जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? आप मेरा खाना खा के तो देखना। ठीक है, पर मैं शाकाहारी खाऊंगी, मोर वोर मैं नहीं खाती। क्लो बेचारी अपने ससुराल वालों के लिए पहली रसोई तैयार कर रही थी। वो सभी के पसंद के खाने बनाती है। वो मोबाइल पर देख देख कर अपनी पहली रसोई तैयार कर रही थी। चलो, खाना तो बन गया, अब इसे कर लगाती हूँ। क्लो अपने बनाए हुए सारे पकवान डाइनिंग टेबल पर अच्छे से सजा देती है। निखिल, मॉम, डैड, फूड इज रेडी। अरे देखो तो, कहीं इसने मोर तो नहीं बना दिया? अरे नहीं नहीं, देखकर तो कुछ शाकाहारी ही लग रहा है। अभी बैठकर अपने विदेशी बहू की पहली रसोई का आनंद लेते हैं। अरे बेटा क्लो, तूने ये सब कहाँ सीखा? वो डैड, मेरी मॉम भी इंडियन फूड बहुत पसंद करती थी, मैंने उनसे ही ये सारी चीजें सीखी है। अरे वाह क्लो बेटा, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लोग कोई बात नहीं, विदेशी है तो क्या हुआ, कम से कम खाना बनाना तो जानती है। और रंग रूप की भी अच्छी भली है। अरे वाह दही बहन, सुना है कि आपके बेटे ने विदेशी बहू उठा
साल आई है, उसे सारे काम धाम तो आते हैं ना। कहीं आपका बुढ़ापा ऐसे ही तो नहीं गुजरेगा। ने भी कितने सपने देखे होंगे कि मेरी बहू मुझे बिठाकर खिलाए, पर लो बेटे ने तो कुछ उल्टा ही कर दिया। बे बुढ़िया, तू मुझे क्या समझती है बे? मुझे खाना बनाना नहीं आता, तुझसे तो ज्यादा ही जानती हूँ। 2 तबड़ाक मारूंगी, नाचे लगी हो। हैं? ये क्या बोल रही है? हाँ, वैदही बहन, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं जाती हूँ। अरे कल्लो, तूने तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। तूने ये सब कहाँ से सीखा? अरे माँ, वो आजकल ये आप लोगों के लिए हिंदी ड्रामे देख रही है, इसने जरूर उसी में ये सब देखा होगा। भाम जी, मैं आप लोगों को निराश नहीं देखना चाहती, आप लोग भी तो मेरे मॉम डैड जैसे ही हो। अरे मेरी कल्लो, मॉम कल्लो नहीं क्लो। हट, जो भी है, ये मेरी तरफ से प्यारा सा नाम है मेरी विदेशी बहू के लिए। क्लो के दिल में अपनों के लिए प्यार और इज्जत देखकर वैदही उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है।